आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पीजीटी में आने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए जो भी चीज़ें पीजीटी में आती हैं, पूछी गई हैं, पिछले साल के पेपर में टीजीटी में पूछी गई हैं और या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रवक्ता भर्ती में पूछा गया है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें या फिर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इस पीजीटी के एंगल से बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेफरेंस में है और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नर्स्ट समीकरण। देखिए नर्स्ट समीकरण आपसे बार बार पूछा जाता है, ये क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका व्यंजक क्या होता है और इसमें जितने भी पद हैं उनको समझाइए। तो देखिए इसमें नर्स्ट समीकरण ये है, ई है, ठीक है, ई है और ये क्या होता है, देखिए ई होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। और देखिए इसमें अगर ये ई नॉट, इसको ई बना के फिर ऊपर जीरो लिखा जाता है, इसको कहते हैं ई नॉट और फिर यहाँ पर है -2.303 अपान NF RT लॉग, फिर ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, मतलब कि ऊपर उस पदार्थ को रखते हैं जिस पर ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की सांद्रता को ब्रैकेट में लिख करके यहाँ पे रखते हैं और फिर नीचे जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो या तो ऊपर लिख सकते हैं कि आश्रित होने वाले पदार्थ की सांद्रता और फिर नीचे लिख सकते हैं अपान में रिडक्शन की जगह पे अपचयित होने वाले पदार्थ की सांद्रता। तो देखिए ये हो गया नर्स्ट समीकरण। इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर -2.303 अगर हटाएंगे तो वहाँ पर लॉग बेस ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए अब दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए फैराडे का प्रथम नियम पूछा जाता है। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है समझाइए। तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम यही है, W = ZIT। दोस्तों आज की वीडियो में सभी शॉर्टकट चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में सीधे पूछी गई हैं आज तक के पेपर में। ये जितने भी मैटर हैं सब पूछा गया है और उसको समरी के तौर पर यहाँ लिखा गया है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है या फिर पूछा जाएगा फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम क्या है, तो आप बोलेंगे W1/W2 = E1/E2। ठीक है, ये क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है, याद रखना आपको। अब देखिए इसी क्रम में आगे आपको क्या है, देखिए लिखा हुआ है ΔH2 - ΔH1 = ΔCP, फिर ब्रैकेट में T2 - T1। तो आप इस नियम को जानते होंगे, यह किरचॉफ का नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस एंगल से दोस्तों, तो पीजीटी के पेपर के एंगल से। ठीक है, और लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए किरचॉफ का नियम आपसे पूछा जाएगा। किरचॉफ का नियम आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये फिजिक्स वाला नहीं है, यह जो है उष्मा गतिकी से संबंधित है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, याद किए होंगे आप, क्या है, ΔH2 - ΔH1 एंथैल्पी है और फिर ये ΔCP है और उसके बाद T2 - T1 टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ देखिए दोस्तों, K = A × E⁻⁻RT है। ठीक है, ये क्या है, तो यह अर्हेनियस का समीकरण है। अर्हेनियस का समीकरण ये आपको कहाँ मिलता है, तो देखिए यह मिलता है आपको अधिशोषण, ठीक है, अधिशोषण या फिर सरफेस केमिस्ट्री में, जिसमें उत्प्रेरक पढ़ते हैं आप। ठीक ना, यह उत्प्रेरक की संकीर्ण ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, यह देखिए K है वेग स्थिरांक है और इसमें R है गैस नियतांक है, T है टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये पूरा समेशन यहाँ से यहाँ तक क्या है, अर्हेनियस का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है ΔG0 = -NFE0 ऑफ सेल। ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, मैं डिटेल से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये एक तरह की डेमो वीडियो है और इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को केवल लिया हुआ हूँ और ये पेपर के एंगल के हिसाब से है। देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा जब पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव, और कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव को दिखाते हैं E0 ऑफ सेल। इसे हम कहते हैं किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और फिर ये यन क्या है, यन का मतलब है कि जब कोई सेल होगा तो उसमें ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उसकी संख्या को हम यन से दिखाते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर यफ क्या है, तो यफ है फैराडे नियतांक। ठीक ना,
तो अब यहाँ पे डेल्टा जी नाट है, इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं डेल्टा जी नाट, लेकिन इसको कहते क्या है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है और ये सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उन दोनों में ये संबंध का समीकरण है, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। देखिए ये एक चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया, ये आपका देखिए किरचॉफ का नियम, ये तीसरा चीज़ हो गया, ये देखिए चौथा चीज़ हो गया फैराडे का दूसरा नियम, ये देखिए फैराडे का पहला नियम है, और फिर ये आपका जो है नर्स्ट का समीकरण है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव और किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ई है और ई नाट है, तो ई इलेक्ट्रोड विभव हुआ और ई नाट हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल स्थिरांक क्या है। एक कईयों बार पूछा गया आपसे कि सेल स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है। तो देखिए यल अपान ए, यल क्या है, जब हम किसी सेल में एनोड या कैथोड की छड़ लगाते हैं तो उस छड़ की एकांक लंबाई है उसको बताया गया है यल से, और ये है उस सेल के इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, मतलब कि यल अपान ए को आप कहेंगे सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ए भी बहुत बार पूछा गया है। और इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर है यल, यल को हम डिनोट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि किसी सेल के जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड या कैथोड उसकी लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। और ये जो एरिया है, एरिया इसको कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आ जाएगा आपका सेंटीमीटर यूनिवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेल स्थिरांक का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। देखिए आगे हम बढ़ते हैं इधर। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सिंबल है वाई की तरह है, उल्टे वाई की तरह, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं चालकता, ठीक है, चालकता कहेंगे। और ये जो इनफाइनाइट का साइन है यहाँ पे वो लिखा हुआ है अनंत तनुता, मतलब कि अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की चालकता, ठीक है। ये देखिए CH3COOH लिखा है, इसको पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल। अब इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखिए इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की चालकता। इसको करेंगे क्या दोस्तों, देखिए अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की चालकता, ठीक है। इसको मोलर चालकता भी कह सकते हैं, तुल्यांकी चालकता भी कह सकते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है उसे दो चीज़ों में व्यक्त करते हैं, या तो मोलर चालकता, कब, जब विलयन की सांद्रता मोलरिटी में या मोलरता में दी गई हो। अब देखिए तुल्यांकी चालकता कब कहेंगे, जब किसी वैद्युत अपघट्य की विलयन में ग्राम तुल्यांक घुला होगा विलय का या वैद्युत अपघट्य का, तब उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। तो देखिए ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता, ये हो गया सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर चालकता, ये हो गई हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनंत तनुता पर चालकता, ये हो गई आपकी NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर चालकता। तो ये कब यूज की जाएगी, जैसे यदि आपसे एक न्यूमेरिकल दिया, आपसे पूछा गया एक न्यूमेरिकल, उसमें पूछा गया क्या कि किसी भी विलयन में या फिर किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता इतनी है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता इतनी है, और NaCl की इतनी है, ठीक है। तो आप इसकी मोलर चालकता बताइए, किसकी, एसिटिक अम्ल की। तब आपको ये फार्मूला रख करके निकालना होता है, और निश्चित है कि जब आपसे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता पूछी जाएगी तो इन तीनों लोगों का दिया जाएगा। देखिए जब इस Na और HCl वाले को जोड़ेंगे आप, तो NaCl ये अलग हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा होगा, तो हम इन दोनों में से एक्स्ट्रा वाले को घटा लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसिटिक अम्ल की आ जाएगी। तो पूरा ये जो फार्मूला हुआ आपका, ये आपको याद रखना है, कब, जब आपको मोलर चालकता निकालनी हो एसिटिक अम्ल की, तब, ठीक है। चलिए उसी तरह से देखिए यहाँ पर दूसरा भी है, अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ये फार्मूला रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया गया तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब कि तुल्यांकी चालकता या तुल्यांक चालकता, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं, देखिए लैम्डा नॉट से, और यहाँ पर जाएगा 1000 और यस अपान नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी रखेंगे तभी यहाँ पे तुल्यांक की चालकता आएगी। और ये यस क्या है, यस है विलयन स्थिरांक, इसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, 0.0821 करके होता है, ठीक है। और ये 1000 फिक्स है, ये नियतांक है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे पूछा गया अगर कि ट्रांसपोर्ट नंबर को किसने परिभाषित किया था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर होता है अभिगमनांक के नियम को किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है हिट्टॉर्फ ने। किसने, हिट्टॉर्फ ने। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया कि बताइए, देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम इधर कर देते हैं।
यदि आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे बार बार आ जा रहा है, 1 मिनट, देखिए वो हट नहीं रहा है। देखिए बताना क्या है, अगर आपसे पूछता है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नियम को या रूल को किसने परिभाषित किया था या डिफाइन किया था, ठीक ना। देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसने डिफाइन किया था, तो इसका आपको याद रखना है डिबाई हैकेल रूल, ठीक है, डिबाई हैकेल रूल। डिबाई हैकेल नामक वैज्ञानिकों ने अपना एक नियम बनाया था, जो नियम किससे रिलेटेड था, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंसेज जो पानी में जाने पर या फिर इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित कराने पर, फ्लो कराने पर वह पॉजिटिव और निगेटिव आयनों में डीकम्पोज हो जाए, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसने डिफाइन किया था, तो डिबाई और हैकेल नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, तो इसको किसने डिफाइन किया था, तो कोल राउस ने डिफाइन किया था। आपको पूरा याद रखना होगा, देखिए नीचे दिया हुआ है, कोल राउस है यहाँ पे, और फिर उसके बाद डिबाई हैकेल रूल है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों देखिए क्या है कि पीजीटी में आने वाले क्वेश्चनों का कुछ संग्रहण हमारे पास है, जो कि हम छोटी छोटी वीडियो के रूप में आपको देते रहेंगे। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो का सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करेंगे, और जो आपको नहीं आएगा वो आप पूछते रहेंगे, तो आगे भी हम वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे, ठीक ना। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपके मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ फिर अगले टाइम में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।